अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानना चाहते हैं कि ज़कात देने का रमज़ान में सबसे अच्छा और आसान तरीका कौन सा है? तो सुनिए, इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखिए। आपको पूरा तफ़सीर से बताएंगे हज़रत साहब कि किस तरह से ज़कात देने का सबसे आसान तरीका है। जी हाँ, आपकी पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आप ये पूरा वीडियो मेरे साथ ध्यान से देखिए। देखिए हज़रत क्या कहते हैं। कितने प्यारे अंदाज़ में समझाया है कि नहीं समझने वाला भी समझ जाएगा। हज़रत का तरीका बताने का बहुत बढ़िया है, आप भी सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात का हिसाब लगाने का बड़ा आसान तरीका आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद ज़कात चुटकियों का खेल हो जाएगा आपके लिए। ज़कात का हिसाब लगाना, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पूरे रमज़ान के महीने में आप जब चाहें आप ज़कात का हिसाब लगाने बैठ जाएं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको रमज़ान के महीने में भी एक डेट फिक्स करनी है ज़कात का हिसाब लगाने के लिए। आप ज़कात दे तो कभी भी सकते हो, लेकिन ज़कात का हिसाब लगाने के लिए आपको एक डेट फिक्स कर लेना चाहिए। पहला रमज़ान, दूसरा रमज़ान, 10वां रमज़ान, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि आपने पूरे रमज़ान के महीने को ही ज़कात के हिसाब का महीना बना लिया है कि साहब जिस दिन टाइम मिला उसी दिन हिसाब लगाने बैठ गए। एक डेट फिक्स कीजिए। अब आपको कौन कौन सी चीज़ों को प्लस करना है और कौन कौन सी चीज़ों को माइनस करना है, ये पूरा चार्ट है। आप एक एक करके लिख भी सकते हैं और इन चीज़ों में से जो भी आपके पास हो उसको आप जोड़ते चले जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको माइनस क्या करना है। नंबर 1, सोना चाहे किसी भी सूरत में हो, डली की सूरत में हो या जेवर की सूरत में हो। जेवर की सूरत में है तो उसके ऊपर से जो नगीना वगैरह है वो आप हटा दीजिए। एक्चुअल में जो सोना है और जो चांदी है उसको आप प्लस कर लीजिए, उसको आप जोड़ लीजिए कि वो कितने रुपए का है। नंबर 2, नकदी कैश आपके पास हो, आपके लॉकर में हो या कहीं पे भी रखा हुआ हो, जो भी कैश है उसको भी आप प्लस कर लीजिए। बैंक बैलेंस, आपके बैंक में कितना अमाउंट है वो भी आप जोड़ लीजिए। किसी को आपने उधार पैसे दे के रखे हैं वो भी आप जोड़ लीजिए, या आपने अमानत के तौर पर किसी के पास रखवा दिए हैं वो भी आप जोड़ लीजिए। सिक्योरिटी में दी गई रकम, इंश्योरेंस पॉलिसी में असल शुदा रकम, असल जमा शुदा रकम, यानी जैसे आपने 1 लाख रुपए पॉलिसी में जमा कर दिए हैं तो वो जो 1 लाख रुपया है वो आपकी असल जमा शुदा रकम है, यानी एक्चुअल अमाउंट वो आपका है। तो पॉलिसीज़ जितनी भी हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी हो, आपने जो उसमें अमाउंट दे दिया है वो भी आप जोड़ लीजिए। फॉरेन करेंसी अगर आपके पास है तो उसको भी आप जोड़ लीजिए। बॉन्ड्स, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट जिसके ज़रिए आपको अमाउंट मिल सकता है वो भी आप प्लस कर लीजिए। इसी तरह से वसूल शुदा प्रोविडेंट फंड, कोई भी फंड अगर आपका पड़ा हुआ है जो आपने रखा हुआ है और वो आप वसूल सकते हैं, ठीक है, या आपने वसूल कर लिया है, कोई भी फंड। सामान तिजारत, तैयार माल का स्टॉक, मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है तो वो आपका सामान तिजारत है, वो आप प्लस कीजिए, पूरा जोड़ लीजिए। तैयार माल का स्टॉक, मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं तो आपकी फैक्ट्री में जो भी माल तैयार है, जैसे हमारे यहाँ फिरोज़ाबाद में चूड़ी का काम होता है, तो चूड़ी का मान लीजिए किसी का गोदाम है तो उस गोदाम में जितना भी माल है चूड़ी का वो कैलकुलेट होगा। इसी तरह से कोई किसी की फैक्ट्री है, चूड़ियाँ तैयार होती हैं तो जो तैयार माल है उसका स्टॉक वो भी जुड़ेगा। इसी तरह से बेचने की नीयत से ख़रीदी गई दुकान, मकान, जो मकान आपने अपने रहने के लिए ख़रीदा है, चाहे वो 1 हो या 2 हो, उस पर ज़कात नहीं है। दुकान है उस पर भी ज़कात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डीलर है तो वो ज़मीन को ख़रीदता है, दुकान को ख़रीदता है बेचने के लिए कि जब पैसे बढ़ जाएंगे तो मैं इसको सेल कर दूंगा। इसी तरह से कोई प्लॉट है, गाड़ी है, या इसी तरह से कच्चा कोई माल है जो आपने ख़रीदा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इसकी आप लिस्ट बना लीजिए, इसमें से जो भी आपके पास हो वो आप जोड़ते चले जाइए। अब मान लीजिए आपने सारी चीज़ों को जोड़ा तो जोड़ने के बाद ए पर आप लिख दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए, और ये सब कुछ जोड़ने के बाद मान लीजिए हुआ 2 लाख तो आप यहाँ 2 लाख लिख लीजिए। 3 लाख हो 3 लाख लिख लीजिए, जितनी भी आपके जोड़ने के बाद बने। अब आपने 2 लाख लिख लिए। अब आपको ये देखना है कि इस महीने, है ना, इस महीने मुझे किसको कितना अमाउंट देना है, यानी मेरे ऊपर देने वाला अमाउंट कितना है। मान लीजिए आपके मकान का किराया है, बिजली का बिल है, इस महीने की जो आपकी किस्त वगैरह है
या इस महीने जो भी आपको लेबर को अमाउंट देना है, घर में नौकर है उसको जो देना है, जितनी भी चीज़ें अब आपको माइनस करना है। तो नंबर 1, लिया हुआ कर्ज़ा। मान लीजिए आपने किसी से कोई कर्ज़ा लेकर रखा हुआ है, तो कर्ज़ आप लिख लें कि भाई इतना मेरा कर्ज़ा है, इसको आप माइनस करेंगे। बीवी का गैर अदाशुदा मेहर, बीवी का आपने मेहर अदा नहीं किया तो उसको भी आप लिख लीजिए, इतना बीवी को मेहर देना है। बिजली का बिल इस महीने का, ठीक है, गैस का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल, जो भी है। इसी तरह से मकान का किराया, दुकान का किराया, गोदाम का किराया, इसी तरह से बहुत सारे दूसरे खर्चे हैं। आपको पता है कि इस महीने में मुझे उसको भी देना है, इसको भी देना है, यानी जितना भी अमाउंट आपको अभी दूसरों को देना है, जो आपके ऊपर है दूसरों का, वो सब लिख लीजिए। आपकी फैक्ट्री में जो मुलाजिमीन काम करते हैं उनकी तनख्वाह लिख लीजिए। इस महीने जो बिजली का बिल होगा वो भी आप लिख लीजिए। तो ये सब लिखने के बाद जो आपको देना है वो आप लिख लीजिए और लिखने के बाद सबको जोड़ दीजिए। मान लीजिए आपने जोड़ा तो 1 लाख रुपए आपको बकाया है आपके ऊपर, जो आपको लोगों को देना है। तो 2 लाख रुपए वो प्लस वाली लिस्ट हो गई और माइनस वाली लिस्ट हो गई। तो आपने माइनस देखा तो 1 लाख रुपए आपको देना है। तो 2 लाख रुपए तो आपके पास हैं हाथ में, 1 लाख रुपए आपके ऊपर कर्जा है जो अमाउंट आपको देना है इस महीने में। तो 2 लाख में से 1 लाख रुपए गए, कितने बचे? 1 लाख रुपए बचे। अब 1 लाख रुपए को आप 40वें हिस्से पर तकसीम कर देंगे, यानी आप 2.5% के हिसाब से ज़कात देंगे। तो 1 लाख रुपए में 2.5% जब आप निकालेंगे, यानी आप 1 लाख को 1 लाख का भाग दे देंगे 40 से, तो बैठेंगे आपके 2,500 रुपये। तो यानी आपके ऊपर जो ज़कात बनी वो 2,500 रुपये बनी। तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट है जो मैंने आपको गिनवाई, आपको क्या क्या जोड़ना है और आपको क्या क्या माइनस करना है ये भी मैंने आपको बताया। ये ज़कात का हिसाब लगाने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस आसान तरीके के ज़रिए अब ज़कात आप चुटकियों में निकाल सकेंगे, ज़कात का हिसाब भी चुटकियों में लगा सकेंगे। अब ज़कात कब निकालनी है तो ये भी याद रख लें, आप ज़कात कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़कात के हिसाब लगाने की एक डेट आपको फ़िक्स करना होगी। तो वो एक डेट फ़िक्स कीजिए और सारी ज़िंदगी वही एक डेट होगी आपकी ज़कात के हिसाब लगाने की। उस एक डेट में जो आप ज़कात का हिसाब लगाने के लिए फ़िक्स करेंगे, उस एक डेट में आप हिसाब लगाएंगे तो उस वक्त आपके पास जितना होगा उस पर ज़कात होगी। अगले हफ्ते या कल वाले दिन जो भी कुछ आपके पास आए जाए इससे मतलब नहीं है, और पूरे साल आपके पास क्या आया गया ये भी, इससे भी मतलब नहीं है। ज़कात का हिसाब लगाने वाला जो दिन था उस दिन आपके पास हैंड में कितना है उस पर ज़कात होगी। बाकी पूरे साल आपने क्या करा उस पर ज़कात नहीं है। देखो अल्लाह कितना मेहरबान है, गवर्नमेंट तो ये देखती है कि आपने कितना खर्च करा, सब पे टैक्स। पूरे साल आपने कितना खर्च किया, कितना कमाया, सब पर टैक्स लगाता है गवर्नमेंट के ज़रिए। लेकिन अल्लाह मियाँ कितना मेहरबान है, अल्लाह कह रहा है कि जिस दिन तुम ज़कात का हिसाब लगाओ उस दिन तुम्हारे हैंड में कितना है उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात होगी। और ज़कात देने से भी माल घटेगा नहीं, माल बढ़ेगा, है ना। जन्नत भी पक्की होगी, दुनिया में भी कामयाबी। तो आप ज़कात का हिसाब लगाएं, उसके बाद जितनी भी ज़कात बन रही हो, जैसे मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए आपके पास है, 2,500 रुपये आपके ऊपर ज़कात के हो गए। अब ये 2,500 रुपये आप चाहे जब निकाल सकते हैं, रमज़ान में निकाल लें, रमज़ान के बाद निकाल दें, ईद उल अज़हा पर निकाल दें, जब आपके पास आ जाएँ तब निकाल सकते हैं, लेकिन हिसाब लगाना ज़रूरी है। इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हज़रत ने क्या समझाया है। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।